गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि टॉपिक। संधि जो है वो संस्कृत का शब्द है। संधि जो है वो संस्कृत का शब्द है और संधि का प्रयोग संस्कृत में ज्यादा होता है, लेकिन संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसलिए हिंदी में भी संधि टॉपिक महत्वपूर्ण है और संधि के द्वारा हम हिंदी में नए शब्दों का निर्माण करते हैं। संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से बनता है। और समास समास क्या होता है? समास जो है हमेशा दो वो शब्दों का मेल होता है, उसमें उसमें दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होकर के एक नया जो विकार उत्पन्न होता है या जो नए शब्द बनते हैं उसे हम संधि कहते हैं। और जब संधि को तोड़ा जाता है, अलग अलग किया जाता है, जैसे कोई शब्द जिसकी संधि हमने कर दी है, जैसे मान लो हमने कर दी विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो इसकी संधि हमने कर दी विद्यालय, विद्यालय। और इस संधि को जब हम तोड़ेंगे, इसको हमने जब ऐसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद और ये हो गया संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से क्या होती है? दो वर्णों के मेल से संधि होती है और दो शब्दों के मेल से क्या होता है? समास होता है। ठीक है, शब्दों के मेल से बनेगा समास और वर्णों के मेल से बनेगी संधि। संधि जो होती है वो शब्दों में होती है, दो वर्णों के मेल से होती है। तो जब दो शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो संधि जो होती है वो वर्णों में होती है। किसमें होती है? वर्णों में। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो स्वर में संधि होगी, व्यंजन में संधि होगी और जो विसर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं तो विसर्ग में भी संधि होगी। तो तीन प्रकार से संधि होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो संधि के कितने प्रकार हो गए? संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वरों का मेल होगा तो जब स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि, स्वरों का मेल, जब स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि, व्यंजनों का मेल होगा तो व्यंजन संधि, व्यंजनों का मेल होगा तो व्यंजन संधि और विसर्ग विसर्ग जब मिलेगा तो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, स्वर जो होते हैं वो, अब स्वर आपने पढ़ा है, स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जो स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वतंत्र उच्चारण वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वर्णों को। स्वतंत्र उच्चारण वाले वर्णों को, स्वतंत्र उच्चारण वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है इनका। और जो स्वर होते हैं वो देखिए कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं, मूल स्वर कुछ होते हैं, कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। अब हम आपको बताते हैं मूल स्वर क्या होते हैं। ठीक है, मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर, मूल स्वर होता है अ जो होता है वो किसी भी अन्य वर्ण से मिलकर के नहीं बना होता। अ, ई, उ और री। संस्कृत में एक बड़ा री भी होता है, एक छोटा री, एक बड़ा री और री भी होता है, जबकि हिंदी में नहीं होता। मूल स्वर ये होते हैं, फिर ये होते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? जब अ और अ दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? आ बन जाएगा। ये छोटा, ये बड़ा। ई और ई दो को मिलाएंगे तो बड़ी। उ और उ को मिलाएंगे तो क्या होगा? बड़ा उ। री और री को मिलाएंगे तो बड़ी री होगी। लेकिन चूंकि ये बड़ी री जो है वो संस्कृत में है, हिंदी में बड़ी री का प्रयोग नहीं होता। तो आ, ई और उ ये होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है,
और जब ये समान संयुक्त स्वर हैं, इन्हें कहते हैं सजातीय, विजातीय ऐसे कहते हैं, लेकिन इन्हें समान भी कह सकते हैं या सजातीय भी कह सकते हैं। सजातीय मतलब सेम पैटर्न के हैं, एक ही टाइप के हैं। ये अ और अ को मिला करके आ बनाया गया है, ठीक है। और विजातीय स्वर या असमान संयुक्त स्वर, जब असमान संयुक्त स्वर, असमान संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जब हम क्या करेंगे, असमान वर्णों को मिलाएंगे तो क्या होगा, जब अ और ई को मिलाएंगे तो बनेगा ए। उसके बाद ए ए ये ए जब 2 बार मिलेगा तो ये बन जाएगा, ये असमान संयुक्त स्वर में असमान संयुक्त दीर्घ स्वर भी होते हैं। ये ए हो जाएगा, अ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, ठीक है, ए और ओ। और ये असमान संयुक्त स्वर जो होते हैं ए और ओ, वही ए और ओ बन जाएंगे असमान संयुक्त स्वर में। मतलब ये दोनों दो ए मिलकर के ए और ओ मिलकर के औ हो जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्र उच्चारण, ये मूल स्वर यही है, इन्हीं के द्वारा अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर हमने बताया, स्वर जो होता है, स्वर के 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, उसके बाद है यण स्वर संधि, फिर अयादि स्वर संधि। इसके बाद इनका जो उच्चारण है, इनको हम ट्रिक से बताते हैं कि कैसे आप ये स्वर संधि के जो भेद होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्वर संधि के भेद से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को आपको समझना है कि कैसे आप इनको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे आप इनको आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा, ज्यादातर जो सिंपल एग्जामों में पूछा जाता है, जो वन लाइनर टाइप में जिनमें कम हिंदी आती है, उनमें हिंदी के व्याकरण के छोटे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा संधि है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा कि विद्यालय, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, तो आपको पहचानना रहेगा। या रमेश दे दिया जाएगा, इसमें कौन सी संधि है, तो आपको इनका संधि विच्छेद करने आना चाहिए और ये आना चाहिए कि कैसे इनमें प्रयोग कौन से वर्ण हुए हैं, ठीक है। जब आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब होता है जो बड़ा हो जाए, ठीक है। बड़ा मतलब तो बड़ा हम लोग स्वर में किन्हें कहते हैं, आ को कहते हैं, ठीक, ई को कहते हैं और बड़ा ऊ को कहते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं जब किसी शब्द में, ठीक है, जब भी किसी शब्द में आपको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ मिले तो समझ जाइए कि वो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण विद्यालय का दिया, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ हिमालय का, ठीक है। इसमें आप शब्दों को जब तोड़ेंगे तो हमेशा एक ऐसा शब्द बनाइएगा जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि कुछ भी इसको तोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जब भी आप शब्दों को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे या समास विग्रह करेंगे, तो कोई भी ऐसा शब्द बनाइए जिनका कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो हिम प्लस आलय हो जाएगा हिमालय, ठीक। तो जब आप जैसे आप कहीं एग्जाम्पल देखिएगा तो आप सबसे पहले ऐसे देखिएगा कि हिम प्लस आलय, जिसमें आ की मात्रा आए, जिसमें बड़ी ई की मात्रा आए, जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा आए, वो आपको दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। अब आपको मैंने अभी रमेश बताया, तो रमेश का संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, रमा प्लस ईश,
ईश, हमेशा ईश में देखिए इंद्र जो होंगे वो हमेशा छोटे होंगे। आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इंद्र होंगे तो हमेशा छोटे होंगे और ईश्वर हमेशा बड़े होंगे। ईश्वर क्या होते हैं? हमेशा बड़े होते हैं और इंद्र हमेशा छोटे होते हैं। तो ईश्वर में बड़ी और इंद्र में छोटी। रमा ईश, रमा के ईश कौन है? शंकर भगवान, तो इन्हें कहेंगे रमेश। ठीक है, रमा प्लस ईश हो जाएंगे रमेश। ठीक, समझ में आ गया। अब आपको हम आज दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिसमें से हाँ, आपको हम अभी मैंने आ का उदाहरण दे दिया। अब हम बड़ी ई का उदाहरण देते हैं। गिरी प्लस ईश क्या हो जाएगा? गिरीश। गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़। ईश मतलब ईश्वर। पहाड़ के ईश्वर कौन है? महादेव। तो क्या हो जाएगा? गिरीश। गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, समझ में आ गया? गिरीश। उसके बाद हो गया, आप पढ़ेंगे भानु प्लस उदय। भानु उदय। तो आप हमेशा छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के इसको देखिए, ये ऊ प्लस ऊ मिलकर के क्या होगा? बड़ा ऊ। तो इसको हम लिखेंगे भानुदय। कभी भी आप भानुदय लिखेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, कभी भी छोटा ऊ की मात्रा नहीं लिखेंगे। तो आपने ये समझ लिया आ, बड़ी और बड़ा ऊ। ठीक, तो जब भी हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बीच में जब दीर्घ मात्राएं आए तो समझ जाइएगा कि ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और गुण स्वर संधि, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको हम बहुत सारे उदाहरण दे देते हैं। पृथ्वी, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप अक्सर गलत लिखते होंगे, वो भी मैं समझा देती हूँ आपको। जैसे हम लोग लिखते हैं उज्जवल, ये शब्द ज्यादातर पूछा जाता है, उज्जवल। ठीक है, कभी भी इसको आप पूरा ज नहीं लिखेंगे, हमेशा दोनों ज आधा रहेंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, इसमें सारे अक्षर जो होंगे वो आधे होंगे। ज्योत्सना। अक्सर अतिशयोक्ति आप लोग गलत लिखते हैं। अति, अतिशय, अतिशय के बाद उक्ति आती है, तो अतिशय प्लस योक्ति। ठीक है, इसमें छोटा, इसमें अक्सर हाफ कर देते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, अक्सर कैलाश में आप, कैलाश हमेशा ऐसे लिखा जाता है, आप लोग लाश वाला सौ लिख देते हैं, ये दंत स है, इसको नहीं करना, लिखना है। ठीक है, सौ को भी समझने के लिए बताएंगे कि कैसे आप समझ जाएंगे सौ। ठीक है, कैलाश। उसके बाद है अंत्याक्षरी, इसमें आधा न ऊपर रहेगा, आधा न नीचे रहेगा। ठीक है, अन, देखिए यहाँ मेरे से भी गलती हो गई, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और सारे बहुत सारे शब्द हैं जो आप अक्सर हम लोग से गलत लिखे जाते हैं, तो शब्दों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे शब्द गलत ना होए। ठीक है, शब्द और अक्सर ये स और स, इसमें हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ये दंत श है, ये मूर्धन्य श, ये मूर्धन्य श है, सॉरी, ये दंत श है, ये मूर्धन्य श है, ये तालव्य श है। ठीक है, तो हम लोग श के बारे में जान गए। इस श, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म, क्योंकि ऊष्म व्यंजन,
इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके बोलने से हमारे मुंह से क्या निकलता है, गर्म हवा बाहर निकलती, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मैं आप लोग को बताऊंगी इसके बारे में, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी आपको ये बता दिया कि संधि के बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ। टॉपिक से हट जाएंगे फिर दिक्कत होगी। अभी तो आप संधि पढ़ रहे हैं, संधि पढ़िए। फिर गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में गुण में जब भी आपको किसी भी मात्रा में एक मिनट, जब भी आपको किसी शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर दिखाई दे, अर्थात आसमानी ऐसे होता है ना, ये वाला दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि ये गुण स्वर संधि है। ठीक है, इसको हम इसके सामने लिखते हैं जिससे आपको समझने में कठिनाई न हो। ठीक है, एक मिनट बताते हैं। दीर्घ स्वर संधि में आप पहचान चिन्ह आप हमेशा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहचान चिन्ह क्या है? दीर्घ स्वर संधि में आ रहेगा, आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी और बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, तो समझ जाइएगा कि वो दीर्घ स्वर संधि है। गुण स्वर संधि, ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी और अर की मात्रा आएगी। ठीक है, समझ जाइएगा कि गुण स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि मतलब जिसमें जो मात्राओं में वृद्धि हो जाए। ठीक है, जब मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी तो वो वृद्धि स्वर संधि होगी। जैसे दो मात्राएं आ जाए, औ आ जाए, ऐ औ, ऐ और औ आ जाए, ऐ और औ, ये दोनों मात्राएं आ जाएं तो समझ जाइएगा कि वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, जब भी इतना आप समझ गए, आ, ई और बड़ा ऊ जब आएंगे दीर्घ स्वर संधि, ए ओ अर आएगा तो गुण स्वर संधि। अभी इसका हम उदाहरण आपको लिखवा देते हैं। वृद्धि स्वर संधि में जब ए और ओ आएगा तो वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि में य, व और र आए तो समझ जाइए कि यण स्वर संधि वहां पे है। ठीक है, अया, अय आदि, यहीं पे समझ जाइए, अय और आदि जब यहाँ पे अय, आए, औ, आओ आए तो समझ जाइए कि अय आदि संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में अ ई उ, गुण स्वर संधि में ए ओ और, वृद्धि स्वर संधि में ऐ औ, यण स्वर संधि में य व र, अय आदि संधि में अय आए औ आए। ठीक है, आपको इतना समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है कि आप स्वर संधि के भेद समझ गए। अब इसके उदाहरण हम आपको बता देते हैं, लिख देते